नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की घटनाएं जो हैं उनके साथ आपके लिए ये बुलेटिन अब उपलब्ध है। और आज जो कल नुकसान हिमाचल में हुआ था क्लाउड बर्स्ट की वजह से, उसकी जो साइट्स थी उसका दौरा आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की, जो नुकसान हुआ है उसका हालात देखे। ये रामपुर की जो साइट है उसका दौरा था। और इसके बाद जो अगले मामले हैं उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो कुरपण वाली साइट है जहां पे जल शक्ति विभाग की एक सबसे बड़ी स्कीम का काम चल रहा था, जिसको बहुत डैमेज हुआ है इस हादसे में, उस साइट का भी निरीक्षण किया। इन सारी चीज़ों के साथ जो अब आज हमारे लिए जो हिमाचल के लिए ओवरऑल चैलेंज अब हो गया है, आज साइट विजिट करने के बाद भी, वो है जो लोग लापता हैं उनकी तलाश। और अगर ये तलाश पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि सतलुज बेसिन की जो हिस्ट्री बताती है, बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि जहां जो बॉडीज़ हैं, एक बार अगर सतलुज नदी में बह के किसी भी नदी नाले से चली जाएं तो उसके बाद रिट्रीव करना मुश्किल होता है। इस बार कितनी कामयाबी मिलती है, किस तरह से चीज़ें हैं और सर्वाइवल रेट की उम्मीद क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आने वाले दिन महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन रिस्क क्यों है डेथ टोल बढ़ने का, ये हम आज आपको बताएंगे। दूसरा, अगर डेड बॉडीज नहीं मिली तो फिर जो परिजन हैं जिनके ऊपर ये आफत का पहाड़ पहले ही टूटा है, उनके लिए और मुश्किल क्या हो जाएगी। 1000 करोड़ का सरकार ने लोन लिया है, जीपीएफ पर ब्याज का फैसला हुआ है, छुट्टियां रद्द की गई हैं विधानसभा सेशन की वजह से। ये कहां रद्द हुई हैं, इसका ऑर्डर क्या है, वो बताएंगे आपको। विजिलेंस को राज्य चयन आयोग ने एक पत्र लिखा है। देखिए, JOIT 817, 939 और 903, इन 3 पोस्ट कोड को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। उस अपडेट के साथ साथ जो एक और जिसका रिजल्ट घोषित होना है, रिजल्ट घोषित हो चुका है, सिर्फ ऑर्डर होना है आगे अपॉइंटमेंट के लिए या जिसको रिकमेंडेशन के लिए मार्केट सुपरवाइजर। इन सब की आज बात आपके लिए करेंगे। पहले तो ये कि RCA ने किन पोस्ट कोड को लेकर विजिलेंस को चिट्ठी लिखी। दूसरा, जो मार्केट सुपरवाइजर के लिए मुख्यमंत्री ने जो लेटर भेजा है वो राज्य चयन आयोग को भी मिल गया है। उस लेटर में क्या है वो बताएंगे आपको। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज जयराम ठाकुर ने दिल्ली में मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष के साथ इस मुलाकात में क्या हुआ, हिमाचल में आपदा को लेकर क्या बात हुई, वो सारी बात इसमें है। ईडी की रेड में क्या मिला है, जो हॉस्पिटल्स को लेकर रेड है। और आज जो रघुवीर सिंह बाली ने खुद प्रेस वार्ता करके अपनी स्थिति साफ की, उसमें क्या बात आई है वो बात करेंगे। इलेक्ट्रिक टैक्सियों को लेकर राज्य सरकार की ओर से ऑर्डर हो गया है, लेकिन सिर्फ 94 टैक्सीज ही लग पाएंगी पहले चरण में। और वो क्यों ऐसा है वो पूरी बात आगे बताएंगे आपको। पटवारियों ने चाबियां वापस ले ली हैं जो हड़ताल को लेकर सौंप दी थी नाराजगी में, स्टेट कैडर के विरोध में। IAS के पंत हिमाचल वापस लौटेंगे, अब लगभग ये तय हो गया है क्योंकि उनका रिपेट्रिएशन ऑर्डर हुआ है। लीज रूल हिमाचल सरकार ने बदले हैं, फाइनल नोटिफिकेशन हो गई है। इससे पहले जब ड्राफ्ट हुआ था तब भी हमने आपको जानकारी दी थी। और HRTC ने एक ड्राइवर सस्पेंड किया है, वजह बड़ी कॉमन सी है। दूसरी बात, जो हिमाचल में अब मौसम की अपडेट है, जिसको लेकर एक तरह से वो बना हुआ है कि किस तरह से आगे अब चलेगा, क्योंकि जो ऑरेंज अलर्ट है, कई जगह येलो अलर्ट है, उसको लेकर व्यवस्था क्या रहेगी। देखिए, एक तो जो 1, 2 और 3 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ था, कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट था, उसको लेकर जो सिचुएशन है अब थोड़ी ईज आउट हुई है। लेकिन जो अभी भी जो बरसात का रिस्क है वो टला नहीं है। आपको पता है कि अभी हम बिल्कुल मिड में हैं। स्कूल जब दोबारा से खुल गए तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें बीच में होती हैं। और आज भी जो सारा जो नुकसान है इस बार, इसकी वजह से जो अभी भी आगे ध्यान देना होगा। वैसे अभी ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो नुकसान पहले हुआ है अभी, इस पे लगातार नज़र बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार मॉनसून की जो शुरुआत है या जो स्टार्ट है वो स्लो हुआ था। और इसी कारण जो आने वाले दिन हैं वो कैसे रहने वाले हैं उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ड्राइवर सस्पेंशन की जो बात है, ये HRTC का ऑर्डर है। और शिकायत ये मिली थी, MD को किसी ने वीडियो भेज दिया कि HRTC का एक ड्राइवर बस चला रहा है और फ़ोन भी सुन रहा है साथ में। और उस वीडियो पर एक्शन करते हुए HRTC के MD ने
इस ड्राइवर को सस्पेंशन के ऑर्डर किए हैं। ये बस चंडीगढ़ से मंडी के लिए चली थी और उसका ये वीडियो जो है वो एमडी तक पहुंचा था। लीज रूल की बात करें तो जो फॉरेस्ट लैंड की डाइवर्जन हिमाचल में होती है, उस डाइवर्जन को लेकर लीज रूल जो हैं वो चेंज किए गए हैं अब। और ये जो बदलाव है लीज रूल्स में, ये किया गया है, फाइनल नोटिफिकेशन इसकी ड्राफ्ट के बाद हो गई है। पहले इसका जो ड्राफ्ट है वो जारी किया गया था और उसमें कोई आपत्ति या सुझाव राज्य सरकार को नहीं मिला। अब जो ये लीज रूल्स का 4th अमेंडमेंट है, ये रूल 7 में चेंज किया गया है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द यूजर एजेंसी टू एग्जीक्यूट द लीज डीड विद इन 6 months आफ्टर द अप्रूवल अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। एफसीए के तहत जो लैंड बिजली प्रोजेक्टों या बाकी जगह मिलती है परियोजनाओं को लेकर, उसमें पहले तर्क ये देते थे कि उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉरेस्ट की जमा कराई है तो वो अलग से लीज नहीं करेंगे। अब हिमाचल में ऐसे नहीं चलेगा, लीज डीड अलग से होगी। जैसे ही एफसीए कन्वर्जन का मामला होगा, 6 महीने के अंदर एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है, जिस डिपार्टमेंट का वो प्रोजेक्ट होगा, उसको लीज डीड करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड फर्दर, ये रूल 8 में भी अमेंडमेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो फॉरेस्ट लैंड है जो डाइवर्ट की जाएगी, उसका जो रेंट या लीज रेंट या अमाउंट है, शैल बी चार्ज एट द रेट 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर पर एनम के हिसाब से लीज तय होगी। अगर 40 साल, क्योंकि हिमाचल में मैक्सिमम लीज की अवधि है, अगर 40 साल के लिए लीज लेनी होगी तो एक साथ अगर भुगतान करना होगा, तो 5 साल के बाद जो लीज अमाउंट में इंक्रीज होता है वो इंक्रीज माफ कर दिया जाएगा। ये लीज रूल्स का बदलाव है जो हिमाचल सरकार ने कर दिया है। आईएएस के पंच जो है वो केंद्र से लौटेंगे। 1993 बैच के अधिकारी हैं, प्रेजेंटली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। भारत सरकार ने इनका डेपुटेशन का पीरियड पूरा होने के बाद इनकी रिपेट्रिएशन के ऑर्डर कर दिए और इनको रिपेट्रिएट कर दिया गया है हिमाचल सरकार के कैडर में वापस। अब इनको यहाँ वापस आना है, लेकिन इनके वापस आने का एक मतलब ये भी है कि जो मुख्य सचिव की रेस है हिमाचल में वो और वाइड ओपन हो गई है, क्योंकि के पंत के बाद अनुराधा ठाकुर भी अभी दिल्ली में हैं, जिनके हिमाचल आने का टाइम नज़दीक आ रहा है और वो भी इनके बाद उनका नंबर है। तो अभी जो लाइन है चीफ सेक्रेटरी को लेकर वो लंबी होती जा रही है। हालांकि प्रेजेंटली जो प्रबोध सक्सेना है, जो प्रेजेंटली चीफ सेक्रेटरी हैं, वो 2025 मार्च में रिटायर होंगे और उसी के बाद जो अगली दावेदारी है वो के पंत की शुरू होगी। और जो अनुराधा ठाकुर अगर बीच में आ जाती हैं तो फिर इंटरेस्टिंग होगा कि राज्य सरकार किस तरह से सिलेक्शन करती है इस पद को लेकर, और इसीलिए इनके आने का पहले इंतजार होगा। पटवारियों ने चाबियां वापस ले ली हैं, ऐसी सूचना आज मिली है। इनकी जो एसोसिएशन है, इन्होंने जो राजस्व संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवारी एवं कानूनगो महासंघ, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी, इनकी वर्चुअल बैठक हुई और वर्चुअल बैठक के बाद ये तय किया गया है कि पटवारी कानूनगो ऑफलाइन प्रमाण पत्र बनाने का काम जारी रखेंगे, दाखिलों और काउंसलिंग को देखते हुए और युवाओं को, ताकि इसमें नुकसान ना हो। और जो चाबियां हमने विरोध में सौंप दी थी उनको वापस ले लेंगे, लेकिन ऑनलाइन कामकाज नहीं करेंगे। और जो स्टेट कैडर का इनका विरोध ये कर रहे हैं वो विरोध इनका जारी रहेगा। ये बात अभी जो पटवारी कानूनगो ने की है। इलेक्ट्रिक टैक्सियों को लेकर भी फाइनल ऑर्डर हो गया है। देखिए, जो स्कीम है, जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023, इंटरेस्टिंग ये है गवर्नमेंट सेक्टर में कि ये स्कीम है लेबर डिपार्टमेंट के पास, लेकिन जो टैक्सियां लगाने का काम है वो है सभी विभागों में, और जो टैक्सी के लिए परमिट देने का काम है वो है नोडल एजेंसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास। तो आज जो लेबर डिपार्टमेंट ने जो पोर्टल है इलेक्ट्रिक टैक्सी स्कीम का, उसको ओपन करने की अनाउंसमेंट की है। और इसके बाद जो पहले चरण में सिलेक्ट हुए हैं ट्रांसपोर्ट की स्क्रीनिंग में, वो आवेदक हैं टोटल 114, जिनको इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए जिसको कहते हैं कि एलिजिबल घोषित किया गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से परमिट देने के लिए।
और अभी जो सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक टैक्सी लेने के लिए जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ 94 टैक्सियों का भी ऑप्शन है। तो अब पोर्टल ओपन हो गया है, लेबर डिपार्टमेंट ने पोर्टल इस स्कीम का ओपन कर दिया है। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस फर्स्ट सर्व के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक टैक्सी है वो आगे दी जाएगी और स्क्रीनिंग हालांकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फिर से करेगा, लेकिन 94 टैक्सियां अवेलेबल हैं लगने के लिए और जो एप्लीकेंट हैं वो 114 हैं। तो अब कितनों को मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो जो है अभी इंतज़ार करना होगा। और पोर्टल खोलने के बाद पहले ये अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद स्क्रीनिंग होगी, केस प्रोसेस होगा और उसमें फिर जो डॉक्यूमेंट हैं वो फिर से वेरीफाई किए जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक टैक्सी की जो स्कीम है ये उसकी अपडेट है। अगली बात ईडी की रेड की। देखिए, ईडी की रेड हुई हिमाचल में मल्टी लोकेशंस पर, और हिमाचल क्या बाकी राज्यों में भी पूरे देश में 19 लोकेशन पर आयुष्मान भारत जो स्कीम है जिसमें फर्जी मरीज क्रिएट किए गए ऐसा आरोप था और इसके बाद ये रेड चल रही थी। इसमें 2 कांग्रेस नेता जिनकी चर्चा हो रही थी, एक जो कैबिनेट रैंक वाले टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष हैं RS बाली, जो GS बाली के पुत्र हैं कांगड़ा में, और दूसरे कांगड़ा में ही डॉक्टर राजेश शर्मा जो देहरा में अभी उपचुनाव के कारण टिकट मिलने, टिकट कटने और उसके बाद हुए ड्रामे और उसके बाद दोबारा से कांग्रेस के साथ समर्थन में जाने के बाद ज़्यादा चर्चा में आए थे। इनके यहाँ 2 दिन तक ये कार्रवाई जारी रही। इस कार्रवाई के बाद मिला क्या, ये अब तक सामने नहीं आया है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमीरपुर में ईडी और इनकम टैक्स की ज्वाइंट रेड के बाद जो चीज़ें हैं वो अभी तक भी क्लैरिटी के साथ एजेंसी की तरफ से नहीं रखी गई हैं किसी प्लेटफॉर्म पर। ईडी एक बहुत एक्टिव संस्था है सोशल मीडिया पर। इनका जो एक्स का अकाउंट है उसमें हर एक्शन को अपडेट किया जाता है। पिछले कल पंजाब में कांग्रेस के एक लीडर को अरेस्ट किया गया, आज उनको कोर्ट में पेश किया गया, उसको भी इमीडिएटली ईडी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया। लेकिन हिमाचल में जितनी भी कार्रवाई चल रही है वो साइलेंट चल रही है, वो एक्शन होता है, उसके बाद उसमें मिला क्या, किया क्या, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जिस पर रेड हुई RS बाली पर, उन्होंने धर्मशाला में आज कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने खुद आए, अपनी बात की और कहा कि उनकी एब्सेंस में ईडी के लोग आए थे, वो फिर अपना जो छुट्टी थी वो परिवार के साथ गए थे वो छोड़ के वापस आए। जो ईडी के लोगों को लगा कि जिन्होंने जानकारी डिमांड की डॉक्यूमेंट्स की उनको उपलब्ध करवाए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि आयुष्मान भारत स्कीम में फ्रॉड की जो शिकायतें हैं वो पूरे देश भर में मिलती रही हैं, उन्हीं की जांच इसमें हो रही थी, जांच से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जांच एजेंसियों का सहयोग करना हमारा दायित्व है और वो उन्होंने वो किया है। लेकिन उनके घर में ऐसा कुछ नहीं मिला, उनके ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसको लेकर कोई आपत्ति व्यक्त की जा सकती है, ऐसा कहा RS बाली ने। बाकी जब तक एजेंसी की तरफ से कुछ बात नहीं आएगी तब तक इस बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। अगली बात अगर करें तो वो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, ऑफिशियल मुलाकात थी, वो मिलके आ भी गए। लेकिन उनके जाने मिलकर आने के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री मिले थे सुखविंदर सिंह सुक्खू मनोहर लाल खट्टर को, तो जयराम ठाकुर खट्टर साहब से भी मिले, वो मिले थे प्रधानमंत्री को, तो आज नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री से भी मिल लिए। मुलाकात के बाद जो इनका ऑफिशियल प्रेस रिलीज आया है उसमें ये कहा गया कि जयराम ठाकुर ने हिमाचल में जो बाढ़ के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी और प्रधानमंत्री ने 2 बातें उसमें कही। पहली बात यह कि केंद्र सरकार से जो मदद बनेगी नियमानुसार वो पूरी मदद की जाएगी हिमाचल की। दूसरी बात उन्होंने ये कही नेता प्रतिपक्ष को कि बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन क्षेत्रों में जहां भी इस तरह का कोई प्राकृतिक आपदा का मामला आता है उनको फील्ड में लोगों के बीच में रखें, लोगों की मदद करें और जो भी प्रभावित हैं उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा। ऐसा जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया है। हालांकि बाकी इस मुलाकात में क्या हुआ वो चीज़ें आने वाले दिनों में अलग अलग तरह से सामने आएंगी। मार्केट सुपरवाइजर से लेकर विजिलेंस की RCO को चिट्ठी, JOIT के 3 पोस्ट कोड, इनकी अब एक साथ बात कर लेते हैं। पहली बात करेंगे विजिलेंस को RCA की चिट्ठी की और JOIT 817 और बाकी जो 2 पोस्ट कोड हैं उनकी। देखिए, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग
और जो बाकी मामले हैं उनको लेकर बड़ी सारी चीज़ें इधर उधर चलती रहती हैं। सरकार में भी काम हो रहा है, जो कैबिनेट सब कमेटी अलग से बनी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन इसको लेकर आपके साथ साझा भी की जाती है, उसका मकसद भी यही होता है कि लोग अपडेट रहें। जो भी वो सरकार के साथ बात कर रहे हैं या दूसरी तरफ कर रहे हैं, उनके लिए बाकी ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि अभी JOIT वाले धरने पे भी बैठे हुए हैं। तो ये इन चीज़ों को आप सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह से ही लिया करें। जितने भी कैंडिडेट हैं, 817 को लेकर मंगलवार को सुनवाई थी। मंगलवार को कोर्ट में काफ़ी बहस हुई, गर्मागर्मी हुई। उसके बाद अगले सोमवार तक इसको रोक दिया गया है और सोमवार तक रिजल्ट भी घोषित हो नहीं सकता। राज्य चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने आज कहा कि सोमवार को सुनवाई होगी, उसके बाद 817 का आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, उसको लेकर पता चलेगा रिजल्ट कैसे घोषित करना है। क्योंकि इसमें जो जांच के दायरे में, पेपर लीक के जांच के दायरे में है, उतनी पोस्टें ऑलरेडी माइनस करने को कहा गया है। ये तो एक बात है, लेकिन इसके साथ जो बाकी दूसरी चीजें हैं उनको लेकर मैं अगर बात कहूं तो क्योंकि जो 939 है और 903 है, 939 में जो मामला है, इसमें ईडी का प्रेस नोट आ गया है जी, जो मैं बात कर रहा था कांगड़ा की रेड को लेकर। देखिए, और ये प्रेस नोट है 2 अगस्त का, जो अभी हम आपके साथ बात कर रहे थे कि ईडी ने क्या किया है वहां पर, अभी तक पता नहीं लगा था। इसीलिए जो ये JOIT का मामला है, इससे पहले ईडी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबका इंटरेस्ट इसमें है कि इस पूरे एक्शन में क्या हुआ। ईडी शिमला सब जोनल ऑफिस हैज कैरी आउट सर्च ऑपरेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ PMLA 2002 at 20 locations in चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स। 31 तारीख को ये हुआ। अंगेस्ट जो हॉस्पिटल्स के नाम इसमें दिए गए हैं, अलग अलग तरह के, कांगड़ा, ऊना, और जो इसके बाद बांके बिहारी हॉस्पिटल, यहाँ से विजिलेंस से शुरू हुआ था। फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा, सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री बालाजी हॉस्पिटल, हरिहर हॉस्पिटल, सूद नर्सिंग होम, नीलकंठ हॉस्पिटल एट देयर मैनेजमेंट पर्सन्स, जो है उनके नाम भी लिए हैं, डॉक्टर विजेंद्र मनहास, रघुवीर सिंह बाली, डॉक्टर मक्कड़, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर मनीष भाटिया, डॉक्टर मनोज सूद एंड डॉक्टर हेमंत कुमार। ED initiated investigation on the basis of FIR registered by State Vigilance and Anti-Corruption Bureau Una under various section of IPC 1860 अंगेस्ट श्रीमती किरण सोनी, बांके बिहारी हॉस्पिटल की ये हुई थी आयुष्मान आई कार्ड पर। हमने आपको उस दिन भी बताया था कि ईडी की जो रेड्स थी वो विजिलेंस के, हिमाचल सरकार के विजिलेंस के केस से निकली थी। ईडी इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट अपार्ट फ्रॉम बांके बिहारी हॉस्पिटल, श्री बालाजी हॉस्पिटल, उसके बाद एक नर्सिंग होम है ये, फोर्टिस हॉस्पिटल, हरिहर हॉस्पिटल, availed benefit of Ayushman scheme during investigation. As many as 373 fake Ayushman card have been identified, where claims approximately about 14.68 lakh were made from reimbursement from government in the name of treatment given to the said Ayushman card beneficiaries. जो फेक थे उनके नाम पर 40 लाख का क्लेम किया गया है। लिस्ट ऑफ सच फेक बेनिफिशियरी इंक्लूडेड द नेम्स ऑफ, जो लोगों के नाम इसमें दिए गए हैं, पूजा धीमान, रजनीश कुमार, और इनको वेरिफिकेशन किया तो इन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल गए ही नहीं और उनके बिल बन गए। इसी तरह से जो चीज़ें हैं उसमें ब्लॉक की गई हैं। ईडी सर्चेज लेड टू डिस्कवरी ऑफ कैश of 88 lakh, 4 bank lockers, 140 related bank account. Further, apart from e-movable and movable properties, books of accounts of other documents, digital devices in the form of mobile phone, iPad, hard disk, pen drives, containing information regarding claim and document related to Ayushman HimCare. देखिए, अब ये क्लियर हो गया कि हिमकेयर भी जांच के दायरे में है और राज्य सरकार ने यहां फैसला ले रखा है कि हिमकेयर में प्राइवेट हॉस्पिटलों को हटा दिया जाए। मतलब राज्य सरकार की कैबिनेट को भी ये पता था कि हिमकेयर में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फर्जी क्लेम्स हो रहे हैं। सरकारी में फर्जी हो रहे हैं कि नहीं, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन प्राइवेट में हो रहे हैं, ये देखिए इस जांच में क्लियर हो गया है कि हिमकेयर में भी ऐसा हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और कैबिनेट ने ऑलरेडी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हिमकेयर से बाहर कर दिया है।
आगे है कि सीज डॉक्यूमेंट एंड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेम्स ऑफ द हॉस्पिटल इंक्लूडिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस वैल्यूड ₹21 करोड़ फ्रॉम फॉर 23,000 patients. Searches also revealed several cases having severe mismatches of claims made to government and actual data and data available in the file of the hospital. We also observed that several regarding claims in the name of patient have gone missing. जो बहुत सारे क्लेम थे पेशेंट्स के वो हॉस्पिटल्स की रिकॉर्ड में हैं ही नहीं, मतलब वो मिसिंग हो गए हैं। तो ये रेट्स जो हैं वो उतनी इजी नहीं है जितनी इजी इनको माना जा रहा है। अब किस हॉस्पिटल का कितना है वो ईडी के जो अगली कार्रवाई है उसमें पता चलेगा। अब जो JOIT 817 की बात देखिए, जैसा मैंने आपको बताया अगले मंडे को अब हाई कोर्ट में केस लगेगा, उसके बाद रिजल्ट को लेकर फैसला होगा। लेकिन जो है 939 इसमें 5 जो व्यक्ति हैं उनको 5 पोस्टों को होल्ड करने को कहा गया है जांच के आधार पर। 903 में 11 पोस्ट को होल्ड करने को कहा गया है जांच के आधार पर। बाकी जो ये जो व्यक्ति हैं इनको लेकर विजिलेंस को RCA ने, राज्य चयन आयोग ने चिट्ठी भेजी है कि इन दोनों पोस्ट कोड में जो सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स मिले हैं कितनी पोस्टें हम होल्ड करें। अभी तक इनकी जानकारी है उसके मुताबिक 5 और 11 16 पोस्टें होल्ड करनी है, बाकी रिजल्ट इनमें घोषित हो जाएगा। लेकिन विजिलेंस की चिट्ठी जो मिल जाएगी RCA को उसके बाद। ये हो गई बात JOIT की। अब अगली बात करते हैं JOIT के बाद जो बात है मार्केट सुपरवाइजर की। मार्केट सुपरवाइजर का कहानी बड़ी अजीब और उलझी हुई है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जब पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद सरकार ने इसको पहले सस्पेंड किया, उसके बाद भंग कर दिया, और उससे पहले ये मार्केट सुपरवाइजर का, क्योंकि ये मार्केटिंग बोर्ड की परीक्षा थी, मार्केट सुपरवाइजर का रिजल्ट 15 दिसंबर 2022 को घोषित हो चुका था और उसके बाद आयोग को भंग कर दिया गया। अब जब रिजल्ट निकल गया तो टोटल 12 कैंडिडेट इसमें पास घोषित किए गए। इनमें से 5वें नंबर की मेरिट पर निखिल आजाद जो पास घोषित था मेरिट में, जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया है उसकी मां उमा आजाद के साथ। तो इसीलिए ये रिजल्ट बीच में घोषित होने के बाद ये एग्जाम बीच में लटक गया। अब आप देखिए इनका दुर्भाग्य क्या है। एक तरफ जिसने ये रिजल्ट दिया उसको भंग कर दिया, जिसने भंग करने के बाद जो राज्य चयन आयोग बनाया उनके मैंडेट में इस परीक्षा को दिया नहीं, और तीसरी बात ये कि जो ये रिजल्ट घोषित हो चुका है, इसीलिए राज्य सरकार ने जो पेपर लीक में फंसे रिजल्ट को लेकर एक मैकेनिज्म बनाया है कैबिनेट सब कमेटी का, उनके मैंडेट में भी ये नहीं आता। तो ये कहां जाएं? ये मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, कैबिनेट सब कमेटी से मिल चुके हैं, ये पर्सनल विभाग से मिल चुके हैं, ये राज्य चयन आयोग से मिल चुके हैं, जो बाकी 11 कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला। पिछली बार जब शिमला आए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री से मिले थे तो सीएम ने एक चिट्ठी लिख दी और ये चिट्ठी गई कार्मिक विभाग को, कार्मिक विभाग ने इसको भेज दिया राज्य चयन आयोग को। राज्य चयन आयोग ने कार्मिक विभाग को सुझाव दिया मौखिक रूप से कि आप इस मामले को कैबिनेट सब कमेटी को रेफर करिए, वहीं बात कर लेते हैं, कोई रास्ता वहां निकल आएगा, उसके बाद सरकार को भेजते हैं। लेकिन कार्मिक विभाग ने इनकार कर दिया, अगेन सिर्फ मौखिक रूप से, कि ये जो कैबिनेट सब कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उनके मैंडेट में नहीं आता, इसलिए हम इसको वहां नहीं भेजेंगे। फिर जब मुख्यमंत्री की चिट्ठी अभी आई, वो चिट्ठी मिल गई है राज्य चयन आयोग को, और राज्य चयन आयोग ने उस चिट्ठी के आधार पर फाइल बनाकर विजिलेंस ब्यूरो को भेजी है कि विजिलेंस ये क्लियर बताए कि इसमें करना क्या है। अगर विजिलेंस पेपर लीक सिर्फ एक व्यक्ति तक है तो वो बताएं, अगर ज्यादा तक है तो वो बताएं, ताकि हम सरकार को ये मामला भेजकर आगे टेकअप कर सकें। तो ये बात है अभी तक जो हमारे सामने रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट फंसे हुए हैं उनकी। अब बात करते हैं छुट्टियां बंद करने की या छुट्टियां रद्द करने की। देखिए, हिमाचल में विधानसभा का सेशन ऑलरेडी नोटिफाइड है और ये सेशन 27 अगस्त से 10 सितंबर तक है। लेकिन हायर एजुकेशन ने स्कूल प्रिंसिपल, कॉलेज प्रिंसिपल की छुट्टियां बंद कर दी हैं 19 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक। इस दौरान कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, और छुट्टी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अगर कोई रिप्लाई दायर होना है, कोई और चीज़ें चलनी हैं, तो इन छुट्टियों को रोक दिया गया है, छुट्टियों को बंद कर दिया गया है। अगली बात है जीपीएफ ब्याज की। जीपीएफ ब्याज फाइनेंस ने कर्मचारियों के लिए नोटिफाई कर दिया है। पिछले साल की तरह जो शेड्यूल होता है उसके मुताबिक 7.1% के हिसाब से ये होगा,
और इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। जो भी जीपीएफ के, क्योंकि कंट्रीब्यूटर भी बढ़ गए हैं ओपीएस के बाद, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपके लिए देना जरूरी था। अब बात करते हैं लोन की। हिमाचल सरकार ने अगस्त के पहले ही दिन, जो नया शुरू हुआ था पिछले कल ही, 1000 करोड़ लोन लेने का फैसला किया है। अब आप इसको दो तरह से देख सकते हैं। पहली बात, अगर पॉजिटिव साइड देखनी है तो 15 अगस्त आगे आ रहा है, मुख्यमंत्री हो सकता है डीए की एक किश्त दे दें, और इसके लिए एक जो फाइनेंस पॉसिबली जो ट्रेजरी के लिए कोई बैलेंस क्रिएट कर रहा हो, क्योंकि अगर 4% डीए भी देना हो तो 580 या 600 करोड़ के आसपास लगेगा। तो एक ये आप इसका पॉजिटिव देख सकते हैं। अगर इसका नेगेटिव देखना है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। दिसंबर तक 6200 करोड़, 6200 करोड़ की लिमिट भारत सरकार ने लोन की दे रखी है। इस 1000 करोड़ के साथ हम 4400 करोड़ लोन अब ले चुके हैं। मतलब अगले 4 महीने आपको 1800 करोड़ के लोन से काटने हैं। पिछले महीने 500 करोड़ लोन लिया था, इससे हमारा काम चल पड़ा था, लेकिन इस महीने 1000 करोड़ का लोन लेना पड़ा। अगर अगले 4 महीने भी इसी तरह से काटने हैं तो भी 1800 करोड़ काफ़ी नहीं है, ये कम पड़ जाएगा। इधर बाकी जो आपदा और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं वो अलग से हैं। तो दिसंबर तक पूरी व्यवस्था स्मूथ रहे, ये भी एक चैलेंज है, और आने वाले दिनों में ये बैलेंस कैसे बनेगा वो चीज़ देखने की रहेगी। जहाँ तक ये 1000 करोड़ के लोन की बात है तो ये ऑक्शन 6 अगस्त को होगा। 7 अगस्त को राज्य सरकार के खाते में 1000 करोड़ का लोन आ जाएगा। हालांकि सैलरी पेंशन 1 तारीख को जाती है, उसके बाद अभी ट्रेजरी की जो स्थिति है वो सिर्फ फाइनेंस को पता है। अगली बात अगर करें तो वो बात अब पूरी तरह से है अब हादसों को लेकर, और आज मुख्यमंत्री जो ग्राउंड जीरो पर गए थे उनको लेकर। देखिए, पहली बात तो ये कि सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जब रामपुर के समेज पहुंचे तो लोगों से बात की, वहां पर जो जो बातें हुई और जो जो चीजें हुई वो जो हैं हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जब लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि समेज और जो बाकी जो प्रभावित हैं उनको इमीडिएट मदद के तौर पर 50,000 रुपए सरकार दे रही है, ताकि वो अपने जीवन यापन को लेकर जो जरूरी चीजें हैं उनको ले सके। 5,000 उनके लिए रेंटेड अकोमोडेशन खरीदने के लिए और रेंट के तौर पे सरकार देगी। उनका जो बिजली पानी या जो कनेक्शन लगेगा वो सरकार देगी, और जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी तो घर बनाने के लिए भी सरकार पैसे देगी। ये मुख्यमंत्री ने आज वहां कहा है, जिसको लोगों से मिलने के बाद। राशन, कुकिंग गैस, ब्लैंकेट्स और गैस कनेक्शन ये जो है ये सरकार ने देनी है। बच्चों से जब मिले तो उन्होंने कहा कि उनका स्कूल बह गया था, तो बोला बच्चों परेशान नहीं होना, नया स्कूल आपको बना कर देंगे। अगली जो बात है इसके बाद वो है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो गए थे जो बागी पुल की तरफ, जहां कुरपन खड्ड पर कुरपन एक बड़ी स्कीम बन रही है 310 करोड़ के आसपास जिसकी अभी लागत है। इस स्कीम से कुल्लू जिला की कुरपन खड्ड का पानी शिमला के नारकंडा और कुमारसेन तक आना है, लेकिन इसकी लागत 150 करोड़ से 310 करोड़ पहुंच चुकी है। अभी देखिए आप, 10 करोड़ का इसका जो फिल्टर बेड था, पंप हाउस था, वो सारा उड़ गया है। बागी पुल का जो हादसा हुआ है, जो भी बाढ़ आई थी क्लाउड ब्रस्ट की, उसमें तो इसकी लागत अभी और बढ़ेगी। जल शक्ति विभाग को 10 करोड़ कुरपन खड्ड में नुकसान हुआ। समेज में जो रामपुर साइड नुकसान हुआ वो भी लगभग 8 करोड़ का है। तो इन सारी चीजों के साथ साथ अब देखिए जो नुकसान का लेवल है, वो नुकसान का लेवल इसलिए ज्यादा है क्योंकि जल शक्ति की जो स्कीमें हैं वो ज्यादातर खड्डों के किनारे होती हैं। इस बार रोड का उतना नुकसान नहीं है जितना जल शक्ति की स्कीमों का है, और वजह सिर्फ ये है लोकेशन की वजह से। तो इस चीज को भी आगे देखना होगा। अब बात करते हैं डेथ टोल कैसे बढ़ेगा। आज जब सर्च ऑपरेशन सुबह से चल रहा है तो मंडी में 2 जो शव हैं वो मिले हैं, और ये शव जो हैं वो बच्चों के हैं। और ये पद्धर में जो एक इंसिडेंट हुआ था उसमें बादल फटने के बाद ये शव मिले हैं। सतलुज बेसिन में सिर्फ एक डेड बॉडी मिली है सुन्नी में, लेकिन ये इस हादसे की नहीं है, ये पुरानी है, क्योंकि ये भी गड़सल गई है। इसमें डीएनए करने के बाद ही पता चलेगा कि ये किसकी है। हो सकता है ये भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। लेकिन समेज में, रामपुर बेसिन में समेज से जो 36 लोग लापता हैं और 9 लोग जो लापता हैं बागी पुल की तरफ से, इनका अभी भी पता नहीं चल पाया है। ये एक चिंता की बात है, और चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि अगर ये इसमें सर्वाइवल रेट तो अब दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी भी 2 बॉडीज के जो अवशेष मिले थे वो भी सिर्फ टुकड़े ही मिले हैं, बॉडी पार्ट्स मिले थे। और बॉडी पार्ट्स अगर खड्ड में ही मिल रहे हैं समेज खड्ड के, तो वहां से
बह के जब सतलुज तक अगर बॉडी आ गई तो उसके बाद कितना मिलने की संभावना है आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको याद होगा पिछली बरसात में नोगली में एक गाड़ी गिरी थी नोगली से सतलुज नदी में, जिसमें 4 लोग थे, जो एक जो महिला थी उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे देर रात, और आगे क्योंकि सड़क टूट गई थी उनको दिखी नहीं, जब तक दिखी तब तक ब्रेक नहीं लगी, गाड़ी गिर गई सतलुज में। उसके बाद ना गाड़ी मिली ना लोग मिले हैं, आज 1 साल हो गया। और अब इसी बेसिन में जो 40 से ज़्यादा लोग लापता हैं, और इनके मिलने की संभावना कितनी है ये अब सबसे बड़ा चैलेंज है। हिमाचल में इस बरसात में अभी तक का जो डेथ टोल है वो 27 जून को हिमाचल में मॉनसून शुरू हुआ था, अब तक डेथ टोल जो है 140 हो गया है। लेकिन अभी तक इस क्लाउड बर्स्ट में 7 डेड बॉडीज मिली हैं अभी तक, जो मंडी कुल्लू आप जो सारा आप देख रहे हैं, और जो मिसिंग है अभी भी वो 47 हैं। और इसीलिए जो डेथ टोल है हिमाचल में, अगर ये सर्वाइवल रेट नहीं हुआ तो सिर्फ इसी हादसे के बाद ही 200 क्रॉस कर जाएगा, ये खतरा इसमें है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा क्या है अगर डेड बॉडी नहीं मिली तो, क्योंकि रूल्स जो बोलते हैं वो ऐसे हैं रूल सभी, क्योंकि जो डेड बॉडी है उसको लेकर एविडेंस एक्ट के तहत आगे प्रक्रिया होती है, और एविडेंस एक्ट ये कहता है कि 7 साल इंतजार करना पड़ेगा मिसिंग पर्सन का, उसी के बाद उसको डेड डिक्लेयर किया जाता है। उससे पहले ना परिवार को कोई उस तरह की मदद मिलेगी जो डेड डिक्लेयर करने के बाद अवेलेबल होती है, और ना ही जो बाकी चीजें हैं उनको लेकर कार्रवाई की जा सकती है। 7 साल इंतजार किया जाता है क्योंकि जो मिसिंग है वो डेथ के फॉर्मेट में नहीं आता, डेथ के रूल्स में नियमों में नहीं आता। इसीलिए जिनके परिवारों से लोग गायब हैं उनके लिए प्रे करिए कि एटलीस्ट जिंदा व्यक्ति ना मिले तो कम से कम डेड बॉडी मिल जाए, क्योंकि अदरवाइज उनके लिए आगे जीवन यापन की राह और मुश्किल हो जाएगी। समेज में देखिए जो इनका स्कूल है वहां पे, वहां उस स्कूल के ही 8 बच्चे लापता हैं अभी भी, अलग अलग कक्षाओं के हैं, इनमें 10वीं 8वीं और इस तरह के कक्षाओं के बच्चे हैं। और इस सारी व्यवस्था में इस हादसे के बाद राज्य सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो नदी नालों के किनारे जहां भी कस्बे गांव बने हुए हैं जो खड्ड के या नदी के रीच में हैं, उनको लेकर पहले सेंसिटाइजेशन की जाए, क्योंकि अदरवाइज इस तरह के हादसे हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट एक नेचुरल फिनोमिना है, और इस नेचुरल फिनोमिना को रोकने के लिए से बचने के लिए सबसे इजी तरीका यह है कि खड्डों से दूर रहें। एटलीस्ट 200 मीटर का जो दायरा है हम उसको मेंटेन करें। अभी ये दायरा मेंटेन नहीं है। आप चाहे समेज का एग्जांपल लीजिए, चाहे बागी पुल का लीजिए, चाहे मलाना का लीजिए, पिछले साल जो नुकसान हुआ था वो भी ऐसा ही था, और इस बार का जो नुकसान है वो भी ऐसा ही है। तो आज के लिए ये सारे अपडेट हमारे सामने थे। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि हम और चीज़ों को लेकर आपको फिर उसी तरह से अपडेट कर सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।